एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। तो गाइस, मैं आपका होस्ट डॉक्टर सजाद चौधरी और मेरे साथ गेस्ट हैं आज मोहम्मद रहबर, यूएसएमएस दिल्ली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और रहबर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यार। और रहबर, अपना बेसिकली आप खुद ही इंटरव्यू दीजिए। Thank you, sir. So, hello everyone. So, basically, I am a second year MBBS student at UCMS Delhi, University College of Medical Science, जो दिलशाद गार्डन में है. And thank you, sir, for joining me as a host. आपके चैनल पर आने का मुझे मौका मिला, इस बात की खुशी है मुझे भी. तो मैं आपसे स्टार्टिंग से जानना चाहूँगा, आपने कब सोचा कि आपको एमबीबीएस करनी है? So, sir, तब मैं 9th क्लास में था, तब मैंने सोचा था कि MBBS करनी है. मतलब तब पता नहीं था, ये सोचा था कि MBBS करनी है. तब नीट का नहीं पता था, नीट का 11th में आके पता लगा था. ओके, तो 11th में आके पता लगा। मुझे तो बेसिकली पता लगा मुझे 11th में कि मुझे डॉक्टर बनना है। मैं फैमिली की चॉइस से बना हूँ डॉक्टर। पर अब मुझे अच्छा लगने लगा कि मतलब घर वालों को डिसीजन मानने चाहिए, और अच्छे डिसीजन मतलब घर वाले हमेशा तुम्हारे लिए पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं। जी हाँ. तो रहबर, आपने जब 11th में आपने सोचा था कि आपको नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, तो आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करे थे? सर, मैंने 11th में आकाश में एडमिशन लिया था, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है तो वो आकाश में गया था, तो मैंने देखा कि भाई वो जा रहा है नीट की MBBS की कोचिंग के लिए, तो मैंने आकाश में एडमिशन लिया था, साउथ एक्स में, दिल्ली में. तो 11th क्लास से तैयारी स्टार्ट करी थी? जी सर, 11th क्लास से तैयारी स्टार्ट कर दी थी. ओके, तो आपके 2 साल जो रहे हैं किस तरीके से रहे आपके, मतलब कितने मतलब टेस्ट में ऊपर नीचे नंबर भी काफी बार रहे होंगे, तो कैसे हाँ कैसे सर. आपकी 2 साल की जर्नी थी, आप थोड़ा शेयर करोगे? हाँ सर 11th में तो ज़्यादा इतना सीरियस था नहीं मैं, मतलब कोचिंग जाते थे आते थे और स्कूलिंग था, ऑन गोइंग स्कूल था मेरा, तो 11th में तो इतना खास नहीं था. फिर 12th में आकर धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि नीट पास आ रहा है, तो फिर 12th में ज़्यादा तैयारी, मतलब ज़्यादा फोकस होना तैयार स्टार्ट कर दिया था मैंने. ओके, तो आपका ड्रॉप भी था या 12th के साथ ही हुआ था सिलेक्शन? हाँ, तो जैसे कि मैंने 12th में ज़्यादा सीरियस हो गया था, फिर सर 2020 की बात है, तब लॉकडाउन लग गया था, तो हम लोगों को होम टाउन जाना पड़ा था, तो सर 2020 मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, 556 मार्क्स थे. फिर सर मैंने 1 साल ड्रॉप फिर लिया था, फिर बाद में 2021 क्रैक किया था. ओके, ड्रॉप कहाँ से लिया था आपने, मतलब कौन सी सर कोचिंग से साउथ लिया? एक्स दोबारा मैंने सेम इंस्टीट्यूट से लिया था अपने, आकाश. ओके, तो आपके कितने मार्क्स थे जब ड्रॉप आपने लिया? तो मेरे जब मैंने ड्रॉप लिया 2021 में नीट दिया, तो 648 मार्क्स आए थे. ओके, तो रहबर, हमें आप ये बताएंगे कि लाइक जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन में, तो आपका लॉकडाउन की वजह से हुआ था इशू, या घर जाके मतलब तैयारी कम कर दी थी, क्या क्या इशू रहा था? जैसे कि एक तो उस वाले फेस में था कि जो नीट का पेपर है बार बार वो पोस्टपोन होया जा रहा था. कभी सबसे पहले स्टार्टिंग में मई में होना था, फिर अगस्त में होना था, और फिर सितंबर में लास्ट डेट आई थी. 13 सितंबर को पेपर था, मुझे याद है. तो जो लॉकडाउन लगा था शायद अप्रैल के टाइम लगा था, तो हम अप्रैल के एंड में ही चले गए थे होम टाउन, और फिर बाद में अगस्त के टाइम आए थे वापस. तो फिर मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी इस बीच, मतलब हुई थी लास्ट 1 महीने मैंने तैयारी करी थी, लेकिन इतनी ज्यादा खास नहीं हो पाई थी. ओके, तो रहबर, आप जैसे अभी स्टूडेंट दे रहे हैं 7 मई को एग्जाम, और जैसे जी. अभी तो 7 मई को दे रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम है नहीं एग्जाम का, और लास्ट टाइम में आपने कैसे, जैसे लास्ट वाला ड्रॉप था उसे कैसे कैसे कवर करा? हाँ. सो मैंने ना, जो पेपर होता है एग्जैक्ट जैसे 7 मई को इनका पेपर है, तो आप ना 7 दिन पहले ना, मैंने क्या करा था, मैंने 7 दिन पहले ना अपने मॉक टेस्ट देने बंद कर दिए थे. जब मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट दे चुका था, तब मैंने बंद कर दिए थे. फिर मैंने एक फुल रिवीजन करा था अपने सिलेबस का. ओके, तो रिवीजन मतलब अर्बन, जैसे हम सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रेटजी पे आ जाए, जैसे सब्जेक्ट वाइज 7 दिन बच रहे हैं अभी, और 7 दिन में कैसे कैसे डिवाइड करें? काफी लोग कंफ्यूज है कि मैं सर बायोलॉजी एनसीईआरटी बायोलॉजी से देखो, रिवाइज करूं। हाँ, मैं ऐसा करता था कि जो 7 दिन थे, तो मैंने ये लगाया था कि मुझे अपनी जो दोनों बुक हैं 11th और 12th की, बायो की एनसीईआरटी, वो तो पूरी पूरी रिवाइज करनी है शुरू से लेकर एंड तक. और फिजिक्स में ये था मेरा, फिजिक्स में मैंने लास्ट 7 डेज में मैंने एक फॉर्मूला कॉपी बनाई थी फिजिक्स की. आकाश वालों ने एक फॉर्मूला कॉपी दी थी, लेकिन मैंने उनमें एडिशन पेज लगा कर, तो बढ़िया सी एक फॉर्मूला कॉपी अपनी बना ली थी, पर्सनलाइज फॉर्मूला कॉपी, कस्टमाइज कर दिया था उसको. तो मैं जब सुबह उठता था, तो मैं पहले फिजिक्स की फॉर्मूला कॉपी करता था, और दोपहर के आफ्टरनून के टाइम में केमिस्ट्री में कभी फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन कर ली, कभी इनऑर्गेनिक की, और रात को बेसिकली बायो की रिवीजन करता था एनसीईआरटी से, लास्ट के एनसीईआरटी डेज में, लास्ट के 10 लास्ट डेज के में. 7 डेज में तुमने एनसीईआरटी पूरी पढ़ दी थी दोनों? हाँ, ओके, क्योंकि मेहनत करनी थी काफी, तो पढ़नी पड़ी. वेरी गुड वेरी गुड। पर अच्छा लगता है यार, आप लोग जैसे मेरे साथ तो आपको नीट नीट के टाइम से जुड़े हुए थे, तो काफी अच्छा लगा जब आपका सिलेक्शन हुआ हाँ, था। हमारी बात होती थी. जी सर. हाँ,
आमिर सर से, आपसे, मेरे से काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोग जब मतलब बेसिकली जब अच्छा लगता है जब आपके स्टूडेंट जाके टॉप करें। लाइक मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, अगर मेरे स्टूडेंट कोई यूसीएमएस जाएगा, कोई मुलाजा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल बेशक। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा था। और रेवल में जैसे अभी तो 2023 की बात कर दी हमने कि एग्ज़ाम इस तरीके से होगा और लास्ट के 7 डेज़। अब आते हैं हम जो 2024 के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2024 के लिए, तो आपने बेसिकली ड्रॉप ईयर कैसे-कैसे बिताया, कैसे-कैसे करा, उस तरीके से कुछ बताएँगे? आपकी 3 साल की जर्नी रही। देखो, ड्रॉप हुँ, लेना काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क है। मतलब दिमाग में सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, और फिर पूरे साल आपको प्रेशर के साथ-साथ चलना होगा। तो बस ये है कि अपने आप पे मोटिवेशन रखो, और अगर आपने कोचिंग ली है तो कोचिंग के साथ-साथ चलते रहो, वो आपको ईज़ी होगा आगे बढ़ना। अगर आप अपने आप रहोगे, अपने आप पर्सनलाइज़ तैयारी करोगे, तो कभी-कभी हो जाता है कि आपको ऊपर-नीचे मतलब टेंशन वगैरह हो जाना। अगर आपने कोचिंग ली है तो साथ-साथ चलते रहना, और 1 साल है, आप 1 साल में क्रैक कर सकते हो आप आराम से नीट। ओके। और आज जैसे आपका कभी बैकलॉग रहा होगा, बैकलॉग कैसे कवर करा था आपने? हुँ। बैकलॉग ये होता है कि मतलब स्टार्टिंग के जैसे चैप्टर नहीं हो पाए, तो बाद में ना मैं उसे कवर नहीं करता था। जैसे अगर मान लो कोचिंग में कोई चैप्टर चल रहे हैं और बैकलॉग है, तो अभी बैकलॉग रहने दो और जो करंट टॉपिक चल रहे हैं ना, उन पे ज़्यादा फ़ोकस करो। क्योंकि फिर अगर बैकलॉग के चक्कर में आप अपने करंट टॉपिक गँवा दोगे, तो ठीक नहीं होता। तो जब करंट टॉपिक हो जाएँगे और आपको एक सफिशिएंट टाइम दिया जाता है आपके टेस्ट से पहले, तब आप अपना बैकलॉग पूरा कर सकते हो। या अगर आप चाहो तो दिन के 2 घंटे में रात के या फिर सुबह के टाइम अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो। साथ-साथ भी कवर कर सकते हैं। साथ-साथ कवर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम मत देना बैकलॉग को, जो करंट टॉपिक है पहले उन पे ध्यान देना। ओके। और जो थ्रू द ईयर मॉक टेस्ट होते हैं, उनका क्या-क्या फ़ायदा है? मतलब उन्हें देने चाहिए या देने नहीं चाहिए? कैसे एनालाइसिस करना चाहिए? तो इस बारे में। हाँ, देखो, थ्रू द ईयर जो मॉक टेस्ट होते हैं, आप अपनी ग्रोथ को ना उन्हीं से ही देखोगे, क्योंकि आप अगर जैसे आपको मैंने एक ईयर दे दिया और मैंने कहा आप पढ़ते रहो, तो आप पढ़ते रहोगे और आपको पता नहीं लगेगा कि आप किस लेवल पर हैं। तो जैसे मॉक टेस्ट देते रहोगे, और भी लोग मतलब और भी आपके बैचमेट्स वगैरह होंगे, अगर आप कोचिंग जाते हो तो वो भी देंगे, फिर आपकी एक स्पेसिफिक रैंक आती है, तो आप उसको रैंक को देखकर अपने आप को जज कर सकते हो कि मैं किसी से कितना आगे हूँ, कितना पीछे हूँ। तो मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट दे देने चाहिए, पूरे साल रेगुलरली देने चाहिए मॉक टेस्ट। अच्छा, उनका एनालिसिस करते थे आप उस टाइम? हाँ, मैं एनालिसिस करता था। मैंने ये किया था, मेरे फ़िज़िक्स वाले जो सर थे, हरप्रीत सर नाम है उनका, सरदार जी थे, तो काफ़ी अच्छे सर थे वो। तो मैं जितने भी टेस्ट होता था ना, मैं सारे मार्क्स सर को भेजता था कि सर मेरे 648 मार्क मतलब 650 मार्क्स आए हैं, इसमें 350 बायो में आए हैं, फिर फ़िज़िक्स में इतने आए हैं, केमिस्ट्री में इतने आए हैं। तो वो रफ़ली कहते थे कि चलो बेटा फ़िज़िक्स पे ध्यान दो, बेटा केमिस्ट्री पे ध्यान दो। तो बस जैसे वो एक वर्ड बोलते थे ना कि इस पे ध्यान दो, तो थोड़ा मोटिवेशन लगता था कि कोई तो मुझे है समझाने वाला। तो मैंने अपने हुँ। लास्ट के जो 2-3 मंथ थे, उसमें जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, उनके सारे मार्क्स मैंने अपने सर को बताए हैं। तो ऐज़ अ आपको कोई ना कोई मेंटर तो चूज़ करना है, या तो कोई आपका बड़ा भाई हो, या तो कोई आपका टीचर हो, या पेरेंट्स हो। मेंटर का काफ़ी रोल रहता है लाइक। मेंटर का काफ़ी रोल रहता है। अगर मेंटर कह देता है ना कि बेटा तुमको इसकी जगह ये करना है, तो मतलब वो जो वर्ड होता है ना उनका, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ़ पर, आपकी स्टडीज़ पर। ओके। जैसे अभी तुम्हारी बात हुई थी, और एमबीबीएस जब तुम नीट की तैयारी करते हो और अब कभी किसी डॉक्टर से बात आती है तो कैसा कैसा लगता है उस टाइम बात करने में? काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब देख ही रहे हो, तब फ़ेज़ थी, स्ट्रगलिंग फ़ेज़ थी, आप पढ़ रहे होते हो इस एमबीबीएस के लिए, फिर आप हुँ, अब कॉलेज जा रहे होते हो रोज़, तो काफ़ी फ़र्क हुँ। दिखता है। तो खुशी तो से तैयारी करनी चाहिए, ये नहीं हो आप नेगेटिव थॉट से तैयारी कर रहे हो। मतलब अपने आप को मेंटर सोचो, के प्रे साथ रहना करो, चाहिए, फुल जोश के साथ रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि जोश यार के ठीक साथ रहना कर रहे चाहिए। आप अपना प्रे करिए, मेरे सर भी यही कहते थे कि अपना प्रे करो और हैं। अपनी तैयारी करो बस, और अच्छा खाओ-पियो। और लास्ट 7 डेज़ में आपकी स्लीपिंग टाइम कितना रहा था? हाँ, मैं आराम से 8 घंटे सोता था। 8 घंटे सोते थे, वेरी गुड। जी। तो अब आते हैं तुम्हारी यूसीएमएस की लाइफ के ऊपर। हमें बेसिकली आप बताइए कि काफ़ी स्टूडेंट जानना चाहते हैं यूसीएमएस के बारे में, यार काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो उस बारे में उसकी लाइफ के बारे में बताइए, फर्स्ट ईयर थ्रू द फर्स्ट ईयर कैसा शेड्यूल रहता है आप लोगों का? कितने बजे से क्लास रहती है? क्या डीएच सो टाइम रहता है? हाँ, मैं रफ़ली पूरा आइडिया दे प्रॉपर्ली देता बता। हूँ। अच्छा, ठीक है। तो यूसी मतलब दिल्ली के कॉलेजेस में ये है बेसिकली, 9 टू 5 क्लास होती हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। अब फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग के 2 आवर्स जो दे रखे हैं वो लेक्चर्स होते हैं, 9 टू 10 एंड 10 टू 11। देन 11 टू 1 जो दे रखा है वो या तो डीएच होता है, ये मतलब कोई प्रैक्टिकल होता है, बायोकेम का प्रैक्टिकल, फिजियो का प्रैक्टिकल, एनाटॉमी का प्रैक्टिकल। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर में। देन 11 टू 1 कोई प्रैक्टिकल होता है, फिर 1 टू 2 ब्रेक होता है, फिर 2 टू 5 या फिर 2 टू 4 हमारा एक प्रैक्टिकल होता था, या फिर कोई डीएच हो गया, डाइसेक्शन हॉल में जाना, या हिस्टोलॉजी का एक प्रैक्टिकल होता था, और 4 टू 5 एक हमारी फाउंडेशन क्लास लगी थी थ्रू आउट द ईयर।
थ्रू द ईयर। तो डीएक्सएल हम्म। काफी, देखो हमारे जो ऑडियंस है नीट के स्टूडेंट है उन्हें डायसेक्शन हॉल के बारे में नहीं पता। डायसेक्शन हॉल में होता क्या है, डायसेक्शन और हॉल में जो ना, आपकी कोई लाइफ की एक जर्नी, मतलब कोई यादगार मेमोरीज रही हो तो उसके बारे में बताओ। डायसेक्शन हॉल में ये होता है कि क्या कहते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन एनाटॉमी है, ह्यूमन एनाटॉमी को स्पेसिफाइड पार्ट्स में बांटा है। अपर लिम्ब हो गया, हेड एंड नेक हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया एंड लोअर लिम्ब हो गया। तो कुछ अच्छा, नहीं, जब हम जाते हैं तो हमारे पास एक डीएच की बुक होती है, तो उसके हिसाब से फिर हम डाइसेक्ट करते हैं बॉडी को। कैडेवर ओरिजिन होता है, लोकल होता है? काफी स्टूडेंट का डाउट होता है कि तो सर जो कैडेवर मिलता नहीं है नहीं वो नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल कैडेवर होता है दिल्ली के कॉलेज में। तो अब तो दिल्ली के नहीं, हर इंडिया, पूरे इंडिया के हर ऑल ओवर एक, मेडिकल कॉलेजेस मेरे में कॉलेज में आपको, ओरिजिनल था। हाँ बस फर्क ये होगा कि डीएच पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में। और आपने कहा एक्सपीरियंस, तो जब हमारा डीएच था तो मेरा रोल नंबर 92 है, तो हमारे डीएच पे रोल नंबर 89 या फिर 88 से स्टार्ट होते थे। तो जैसे फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज था तो सर ने बोला कि 88 मतलब स्टार्टिंग का रोल नंबर आओ डीएच करने, तो वो आया नहीं था। फिर अगले अगले वाले पर्सन ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं डीएच नहीं करूंगा। तो जो फर्स्ट डे ऑफ मेरा मेरा डाइसेक्शन था वो मैंने खुद किया था। तो वो काफी अच्छी फीलिंग थी कि भाई हमारा पहला डीएच है एमबीबीएस में, और वो मैं कर रहा फेंट हूँ वगैरह अकेले तो नहीं बड़े होते? पर। काफी लोग फेंट हो जाते हैं, जैसे तुम्हारे फर्स्ट डे में तो हुए होंगे काफी लोग फेंट। हाँ मतलब वहाँ जो फॉर्मेलिन होता है ना डीएच को, मतलब बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, तो उसकी जो स्मेल होती है, वो ऑर्डर होता है, वो काफी पंजेंट टाइप का होता है, अच्छा नहीं होता, दिमाग पे चढ़ता है। तो बस उसी वजह से कुछ कुछ हो जाते हैं बेहोश, मतलब इतने नहीं होते कुछ देख के भी हो जाते जो, हैं। हाँ देख के भी हो जाते हैं। लेकिन अब तो आप कॉलेज जा रहे हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस अगली नहीं होनी चाहिए। और आपके यहाँ कैडिवर मतलब कितने कितने कैसे स्टूडेंट मिलता था, और कितनी सीट थी अपने यहाँ यूसीएमएस में? हम यूसीएमएस में 170 सीट्स हैं, और टोटल कैडेवर जो है 6 to 7 कैडेवर्स हैं, तो 20 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। 20 to 30 स्टूडेंट्स आ जाते हैं हाँ तो। 20 से 25 के अप्रोक्स। तो फर्स्ट ईयर में आपने कैडिवर से आप खेले या कराया, मतलब ऐसे ही टाइम निकाल दिया? नहीं नहीं, डाइसेक्शन क्या है, प्रॉपरली करना होता है वहाँ पे, तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है डाइसेक्शन की, और शिफ्ट होती रहती है। बल्कि बच्चे तो कहते हैं कि मुझे डाइसेक्शन करना है, मुझे करना है, काफी कंपटीशन लगा रहता है। थक हम्म, जाते हैं वैसे, इट इज अ मेहनत वाला प्रोसेस होता है काफी। हाँ मुझे पता है, मैं भी करके आया उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है जी। काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा। और ह्यूमन जो हेमिट टाइप है उसके बारे में क्या, मतलब उसमें कोई मेमोरी है ऐसी कि लाइक जो ब्लड ग्रुप वाला होता है उसके बारे में? मतलब ब्लड ग्रुप की मेमोरी, मतलब चेकिंग ब्लड वगैरह ग्रुप करना। मतलब जो प्रैक्टिकल होता है ना पहला, जो अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ, फिजियो में हमारे प्रैक्टिकल होता है एक, अपने हमें अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करना होता है। तो हमारे पास उसमें काफी मतलब केमिकल टाइप के होते हैं, फिर हमें अपना ब्लड खुद प्रिक करके डालना होता है उस पर, स्लाइड्स के ऊपर चेक करना होता है। तो मैंने अपना भी चेक करा था, तो हम खुद वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक तो लैब तुम्हारा कौन रिपोर्ट सा में आप ब्लड अपना ग्रुप है? ब्लड ग्रुप चेक। उसमें मेरा काफी बी लोग डरते हैं नेगेटिव। ना, ब्लड लेते हैं, ये कैसे कैसा सीन आता है? वो प्रिक करने से काफी लोग डरते हैं, और टीचर्स के पास जाते हैं, वहाँ इन्वेस्टिलेटर होता है, उनसे प्रिक कराते हैं, लेकिन मैं तो खुद प्रिक कर लेता था। काफी ज्यादा अच्छा है। और अभी सेकंड ईयर चल रहा है तो मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैसा रहा? अच्छा रहा? हाँ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। ओके। और सेकंड ईयर में भी आ गए हो, सेकंड ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट है और कैसे कैसे पढ़ रहे हो? सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं हमारे, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी। एंड सेकंड ईयर में हमारी पोस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है। हर मंथ हमारी अलग अलग पोस्टिंग होंगी, जैसे हमारी, मेरी सबसे स्टार्टिंग में ओब्स गायनी की पोस्टिंग हुई, फिर कम्युनिटी मेडिसिन की हुई, और अब मेरी सर्जरी की पोस्टिंग चल रही है। आज पहला डे था सर्जरी की पोस्टिंग का। ओके, सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है पोस्टिंग, है ना? जी। तो स्टूडेंट अगर आप लाइफ में मतलब अभी तक जुड़े हो, तो जैसे रहबर ने बताया कि इतना फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्टिंग बताया, और सेकंड ईयर भी जब अच्छी फीलिंग आने वाली है, सेकंड ईयर से स्टार्टिंग से फीलिंग आती है डॉक्टर हम्म। वाली, और उसमें जब जब प्रैक्टिकल्स और क्लिनिकल्स पोस्टिंग्स होती है तो काफी अच्छा लगता है। आप ओपीडी और वार्ड जा रहे होते हो, हर पेशेंट आपको डॉक्टर डॉक्टर कह देता है। और इस टाइप गले में होता है। और कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि कोई तुम्हारे साथ लड़की या फीमेल स्टूडेंट हो और उसे किसी ने सिस्टर बोल दिया, और कभी ऐसा रिएक्शन वाला, नहीं नहीं, क्योंकि और हमारे आपको कॉलेज कोई में भैया जब बोला हो? नहीं नहीं, सब सर बात करते हैं, सर या मैम बोल के। कभी कभी इस पेशेंट ने पूछा है कि आपसे ही पूछ लिया डॉक्टर साहब कहाँ है? हाँ हाँ, क्या? पूछ लेते हैं कि किसी, कोई कोई पेशेंट ज्यादा समझदार होते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि ये बच्चे सीखने वाले हैं। एक बार मुझे हाँ। याद है, जब ओब्स गायनी की हमारी पोस्टिंग थी, तो हमें हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट के पास। तो मैं हिस्ट्री लेने गया था, तो उन्होंने खुद बोला था, अच्छा कि आप सीख रहे हो ना, चलो मैं आपको अपनी हिस्ट्री देती हूँ। तो कुछ कुछ को पता होता है, कुछ काफी एजुकेटेड पेशेंट तो पेशेंट्स भी होते कोऑपरेटिव हैं। होते हैं। हाँ काफी कोऑपरेटेड होते हैं पेशेंट, क्योंकि हम व्हाइट कोट एप्रन पहन के जा रहे होते हैं, तो
उन्हें पता होता है कि ये डॉक्टर है, तो हम पे बिलीव कर देते हैं वो काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रहबर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर और होपफुली आगे भी जुड़ते रहेंगे, ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे साथ-साथ। बिल्कुल सर, मुझे भी आपके साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा लगा, और नीट वाले बच्चों को मोटिवेट करना, और सब अच्छे-अच्छे मार्क्स लाएँ। ऑल द बेस्ट हाँ, सबको गाइस। तो लास्ट में आप नीट के स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगा यार, बिल्कुल चिल माइंड के साथ रहकर बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आराम से अपनी तैयारी करते रहना है। आपको पता है आपने कितनी तैयारी करी है, आप अपना मोटिवेटेड रहो, प्रे करते रहो और तैयारी करते रहो, और आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।